जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पर हम प्रारंभ करते हैं आपके कक्षा 12वीं की फिजिक्स की इकाई नंबर 1, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपके फिजिक्स की एक इकाई है। इस इकाई के अंदर बच्चों 2 अध्याय काउंट करे जाते हैं। पहला अध्याय इसमें से क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसी की हम यहां पर बात करेंगे। यह अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड परीक्षा की बात करूं तो आपको यह 4 से 5 नंबर देके जाता है। और अगर बेटा नीट या जेडबलई मेंस की बात करें तो नीट में कम से कम 2 प्रश्न और जेडबलई मेंस में कम से कम 1 प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। और बच्चों अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये बहुत आसान अध्याय है। मतलब इसके प्रश्न तो मान के चलो आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बन ही जाएंगे। न्यूमेरिकल पार्ट में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसान तरीके के प्रश्न होते हैं। और जो प्रश्न हमें नीट या जेडबलई मेंस में पूछे जाते हैं वे भी लगभग आसान ही होते हैं। बस आपको करना क्या है कि प्रॉपर पूरे लेक्चर्स को एक के बाद एक सीक्वेंस में देखना है, साथ में पूरे नोट्स बनाते चलना है। अगर बेटा नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में रिवीजन में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। और बच्चों हर टॉपिक के साथ हम न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स में पहले आप समझें और फिर खुद से करने की कोशिश करें। 1 2 बार 4 बार आप करोगे तो आपको बेटा धीरे धीरे न्यूमेरिकल बड़े आसानी से बनने लगेंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनने लगे तो समझ जाइए कि कोई भी एग्जाम हो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम यहां पर प्रारंभ करते हैं अपने फिजिक्स का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम क्या है बेटा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहले तो हम बात करेंगे इकाई का जो नाम है उस पर आते हैं। इकाई का नाम क्या है बेटा? स्थिर वैद्युत। मतलब यहां पर कुछ स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब विराम अवस्था में। वैद्युत मतलब बेटा आवेश से संबंधित हम बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के स्थिर वैद्युत फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमारा जो आवेश है बेटा वो हमेशा स्थिर रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। तो हम यहां पर इस चैप्टर में समझेंगे कि जब एक आवेश, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, जब कोई आवेश क्या होगा बेटा? विराम अवस्था में होगा तो वो किस तरह के अलग अलग गुण दिखाएगा और किस तरह के गुणधर्म महसूस कर पाएगा। इन सब बातों को हमें यहां पर इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। फिलहाल मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज का ये लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा होगा बेटा। थ्योरी वाली छोटी छोटी बेसिक बातें करेंगे हम, 0 से अध्याय को प्रारंभ करेंगे और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप कंटिन्यू लेक्चर्स फॉलो करते हैं तो कैसे फटाफट आपसे फिजिक्स बनना शुरू हो जाएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं स्थिर वैद्युत क्या है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्थिर वैद्युत। तो स्थिर वैद्युत या बेटा जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जिसे हमने बोला स्थिर वैद्युत क्या होगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे बच्चों? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विराम अवस्था वाले किसी आवेश का अध्ययन किया जाता है। मतलब बेटा इस पूरे अध्याय में, इस पूरी इकाई में, मतलब अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 में क्या होगा? हमारा जो आवेश होगा वो विराम अवस्था में होगा, अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब भी हम स्थिर वैद्युत पढ़ते हैं बेटा तो हम शुरुआत करते हैं आवेश से। विद्युत क्या है? विद्युत आवेश के कारण है बेटा। तो लगभग आपकी 12वीं कक्षा की फिजिक्स का बेटा मैं बोलूं 70% हिस्सा आवेश से ही संबंधित है। विद्युत धारा की ही बात आपको 12वीं की फिजिक्स में लगभग 70% भाग आवेश से ही संबंधित होने वाला है। तो क्यों ना हम पहले
आवेश को बहुत अच्छे से समझ लें कि भाई ये आवेश होता क्या है। जैसे किसी भी वस्तु में अगर आवेश है, किसी भी पिंड में अगर आवेश है, तो क्या होगा बच्चों, वह विद्युतीय गुण दिखाएगा, मतलब उसमें विद्युतीय गुण प्रदर्शित होंगे या वो विद्युतीय गुण को महसूस कर पाएगा। यानी कि अगर मैं आवेश की परिभाषा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि किसी पिंड का या बेटा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है या विद्युतीय गुण को महसूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। यानी कि बेटा एक कोई पिंड है, एक कोई वस्तु है, अगर वह आवेशित है तो वह विद्युतीय गुण दिखाएगा या दूसरे के विद्युतीय गुण को महसूस कर पाएगा। अगर आवेश नहीं है तो वहां पर विद्युतीय गुण नहीं होंगे। यानी कि आवेश की खासियत ही यही है कि अगर किसी पिंड में, अगर किसी वस्तु में आवेश है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि वह विद्युतीय गुण दिखाएगा या विद्युतीय गुण को महसूस कर पाएगा। तो आवेश की हम परिभाषा लिखते हैं पहले, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है या विद्युतीय गुण महसूस करता है, विद्युतीय गुण अनुभव करता है। महसूस करना, अनुभव करना एक ही बात होती है बेटा। विद्युतीय गुण अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अनुभव करता है मतलब अगर किसी पदार्थ में आवेश है, इसका मतलब कि वह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगा या बच्चों विद्युतीय गुण महसूस कर पाएगा। किसी और आवेश के कारण जो भी विद्युतीय गुण है उसको यह आवेश महसूस कर पाएगा। धीरे धीरे आपको बात और अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। आवेश की अगर हम बात करें तो बेटा आवेश जो है, इसकी जो इकाई होती है, आवेश की इकाई, एसआई इकाई तो होती है बच्चों कूलाम। एसआई इकाई इसकी क्या होगी बच्चों, कूलाम। कूलाम ये एक वैज्ञानिक का नाम है बेटा, जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर हमने इसकी इकाई रख दी कूलाम। और बच्चों कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, सी से। जबकि इसकी सीजीएस इकाई, तो बच्चों होता क्या है, सीजीएस इकाई जब मैं लिखता हूं, देखो जब हम परिभाषा बोल रहे हैं तो बोलने को हमने बोला कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो बेटा आवेश जो है ना, विद्युतीय गुण बस प्रदर्शित नहीं करता, ये चुंबकीय गुण भी करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जब तक हमारा आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत गुण करेगा, लेकिन ये चुंबकीय गुण भी करेगा जब ये गति करेगा। तो ये बात हम आगे चल के करते चले जाएंगे। लेकिन जब मैं सीजीएस इकाई की बात कर रहा हूं बेटा, तो सीजीएस इकाई आवेश की दो होती हैं। एक इकाई होती आवेश को स्थिर मानते हुए, अगर हमारा आवेश स्थिर है तो उसकी सीजीएस इकाई होती बेटा ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या बच्चों इसे हिंदी में हम कहते हैं स्थैत कूलाम। क्या बोल रहा हूं बच्चों, ईएसयू को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, स्थैत कूलाम। तो ध्यान रखने वाली बात है कि एक इकाई तो है ईएसयू, लेकिन बच्चों ईएसयू कब होगी, सीजीएस इकाई ईएसयू कब होगी, जब हमारा आवेश स्थिर होगा। लेकिन अगर आवेश गति कर रहा होगा तो फिर ईएसयू नहीं होगी बेटा। पहली इकाई तो ईएसयू लिख दिए, दूसरी होगी ईएमयू। क्या होगी बच्चों, ईएमयू। इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब ये जो ईएमयू है इसको हिंदी में हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय इकाई। विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होती है बेटा? ईएमयू। तो इस प्रकार से दो सीजीएस इकाई चलती है मार्केट में। ज्यादातर तो स्थैत कूलाम का ही नाम लिया जाता है, लेकिन ये भी होती बेटा हमें पता होना चाहिए। अब ये जो ईएमयू होता है इसको बेटा हम एबीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एबीसी, क्योंकि इसे हम एब कूलाम भी कहते हैं। जैसे इसको स्थैत कूलाम कह रहे हैं ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं एब कूलाम। एब कूलाम, ठीक है। तो देखिए अब कुछ चीजें पता होना चाहिए आपको। जैसे एक कूलाम में कितने ईएसयू होंगे, यानी कितने स्थैत कूलाम होंगे। तो बच्चों एक कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। तो आप स्थैत कूलाम लिखें हिंदी में, लेकिन बच्चों कोष्टक में लिख लें ईएसयू। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक कूलाम में कितना ईएमयू होगा? तो हम बोलेंगे बेटा कि एक कूलाम में 1/10, कितना बेटा? 1/10 ईएमयू होगा। ईएमयू तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय इकाई, लेकिन बच्चों इसे आप कोष्टक में ए बी सी लिखेंगे, यानी कि एब कूलाम। या तो ऐसे भी लिख सकते, एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये आप भूल भी जाओगे तो कोई ऐसा नहीं कि गुनाह हो जाएगा बेटा, बस पता होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए। ऐसी चीजें कोई पेपर वगैरह में नहीं आती है ना। अब अगर मैं बोलूं कि एक स्थैत कूलाम में कितना एब कूलाम होगा, एक स्थैत कूलाम में होगा बच्चों कितना? 3 × 10⁻10 एब कूलाम। एब कूलाम बोलो या ईएमयू लिख लो बच्चों, बात एक ही है। एब कूलाम को हम चाहे तो ए बी सी लिख सकते हैं, एब कूलाम, ठीक है। ये हो गई इसकी इकाई। तो बच्चों हमने देखा कि इकाई की अगर बात करें तो आवेश की एसआई इकाई होती है कूलाम, ठीक है बेटा, और सीजीएस इकाई होती है ईएसयू या बच्चों स्थैत कूलाम, और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। जबकि सीजीएस में एक और इकाई चलती है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि बेटा विद्युत चुंबकीय इकाई, जिसे हिंदी में हम एब कूलाम कहते हैं। और ये कुछ इनके बीच में संबंध है, याद रख सको तो रख लेना बेटा, नहीं भी रखोगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। चलिए देखते हैं हम आगे। अब ऐसा नहीं कि इतनी ही इकाइयां होती हैं, जैसे बेटा एक और हो सकती है इकाई माइक्रो कूलाम। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को हम ऐसा लिखते हैं बेटा, माइक्रो कूलाम, ठीक है, म्यू बना के सी बना देते हैं, मतलब माइक्रो कूलाम। और अब ये तो याद कर लेना बेटा, न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम में कितना होता है बेटा? 10⁻6 कूलाम। ये याद रखने लायक बात है, ठीक है। फिर दूसरी हो सकती है नैनो कूलाम। नैनो कूलाम, नैनो कूलाम को बच्चों हम NC लिखते हैं, नैनो कूलाम। और एक नैनो कूलाम में कितना होगा बच्चों? 10⁻9 कूलाम। देखिए ये क्या होगा, कैसे आपको काम पड़ेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल में सवाल में आपको बोले कि कोई आवेश 1 माइक्रो कूलाम है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एसआई यूनिट में करेंगे, और एसआई यूनिट में करते समय माइक्रो कूलाम को पहले कायम बदलेंगे कूलाम में, इसीलिए यह आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और हो सकती है इकाई पिको कूलाम। ऐसे तो बेटा हम ढेरों इकाई बना सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर सवालों में या किसी किताब में दी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। पिको कूलाम को हम पीसी लिखते हैं बेटा, और यहां पर क्या होगा, एक पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को क्या कर लेनी है बच्चों, याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब आवेश की इकाई की हमने बात कर ली बेटा। अब यह आवेश आता कहां से है सर? यानी मैंने बोला कोई वस्तु आवेशित होगी
या नहीं होगी। अब आवेशित होगी तो कैसे होगी, कहां से ये आवेश आएगा, इसकी भी बात करते हैं अपन। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक जीरो से बता रहा हूं इस बात को मैं। थोड़ा सा हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। फिजिक्स यहां पर बहुत सारी बेटा केमिस्ट्री से रिलेट करेगी, है ना। तो केमिस्ट्री की तरफ अगर हम चलें, आपने एक शब्द सुना होगा बेटा, परमाणु। परमाणु क्या होता है आप जानते हो बेटा, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु। तो लेकिन परिभाषा की बात नहीं, आपको तो पता है सबसे छोटा कण जो पदार्थ का वो परमाणु है, ऐसा डाल्टन वगैरह ने बोला था। लेकिन बच्चों आपको पता है कि परमाणु हमेशा उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। एक परमाणु उदासीन है, इस बात से कवि क्या कहना चाहता है, क्या परमाणु में कोई आवेश नहीं है? नहीं बेटा, परमाणु में आवेश है, फिर भी वो उदासीन है। क्यों? क्योंकि परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। एक परमाणु उदासीन है, इससे कवि कहना चाहता है कि इसमें जितना धन आवेश होता है उतना ही बच्चों इसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो परमाणु में जो धनावेश है बेटा उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन। यानी कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है बेटा उतनी ही संख्या होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा न्यूट्रॉन जो होता है वो तो बेटा उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो कोई परमाणु उदासीन होता है सामान्यतः। क्यों होता है उदासीन? क्योंकि जितना उसमें धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, यानी बच्चों जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है। चलिए थोड़ी सी परमाणु की शक्ल दिखाता हूं मैं आपको, ताकि थोड़ा सा महसूस हो जाए। हालांकि केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों ने ये सब तो ऑलरेडी पढ़ रखे हो, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं, है ना। तो परमाणु में होता क्या है, बीच में केंद्र होता है बेटा। परमाणु के केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में रहते हैं कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तरह का होता है परमाणु, गोलाकार का। इसमें होता है एक केंद्र। इस केंद्र को बेटा हमने क्या नाम दिया है, इस केंद्र को सर हम बोलते हैं क्या, नाभिक। और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक में धन आवेश होता है। नाभिक में पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, धन आवेश। जबकि बच्चों जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। ये बात तो हमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े हैं ना। अलग अलग कोशों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरह से गति करते रहते हैं। और बेटा यहां पर जो प्रोटॉन है वो कहां है, बीच में सेंटर में बेटा धनावेश है, आसपास ऋणावेश घूम रहा है। तो ये जो केंद्र का धनावेश है घूमने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ये बात भी हम जानते हैं। पास वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़े बल से आकर्षित करता है, और जबकि बेटा दूर वाले बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा कम बल से आकर्षित करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बेटा नाभिक से बहुत तगड़े बल से बंधे होते हैं। इन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है बेटा इनका नाभिक से आकर्षण बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या बच्चों इन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे चल के हम इनकी बात करेंगे। तो देखिए एक परमाणु इस तरह का होता है। परमाणु में बाहर बाहर कौन रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, और बीच में केंद्र में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब होता क्या है, सामान्य स्थिति में किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा अपनी जगह से इधर उधर नहीं होते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं होते हैं। कब होते हैं, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं बेटा उनमें नाभिक अपनी जगह से हटता है और अथाह बेटा अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि सूर्य में हो रही है। सूर्य में कितनी ज्यादा ऊर्जा आ रही है, तो नाभिक सामान्यतः क्या होगा, हमारा स्थिर रहेगा। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि बेटा बदमाश है, गति कर रहा है, वो कभी कभी घूमते घूमते इधर उधर चला जाता है। तो होता क्या है, परमाणु तो बेटा हमारा कैसा था, परमाणु तो था अपना उदासीन, ठीक है बेटा, उदासीन था बेचारा। मतलब अभी इसमें कोई आवेश, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। हां, इसके अंदर आवेश है, लेकिन बेटा क्योंकि जितना धनावेश है
उतना ही ऋण आवेश है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए बेटा कि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे बच्चों, त्याग कर दे। अगर किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो पहले क्या था बेटा, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, मतलब कि धन आवेश और ऋण आवेश बराबर थे। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब ऋण आवेश बाहर चला गया बेटा, तो धन आवेश बढ़ गया। तो हम बोलेंगे कि परमाणु अब धन आवेशित हो चुका है। परमाणु कैसा हो गया बच्चों, धन आवेशित। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर धन आवेश आया है तो आप समझ जाइए कि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आएगा। 100 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आएगा। मान के चलो बेटा मैंने 10 लाख इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसका मतलब मेरे ऊपर 10 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आ चुका है। ठीक है। अगर कभी उल्टा हो जाए बेटा कि ये परमाणु उल्टा काम कर ले कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, त्यागने के बजाय ग्रहण कर ले, तो क्या होगा। तो बच्चों देखिए, परमाणु था उदासीन, जितना धन उतने ही ऋण, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, ये बात तो हमें पता है। अब किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर बेटा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मतलब ऋण आवेश बढ़ जाएगा। हम बोलेंगे कि वह पदार्थ ऋण आवेशित हो चुका है। यानी कि बेटा अब आप समझ जाइए कि यदि किसी पदार्थ में धन आवेश है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और बेटा ऋण आवेश है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, ग्रहण करे हैं। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं अब कि किसी, अब बेटा देख परमाणु द्वारा भी बोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक परमाणु तो होता नहीं है। कोई भी पदार्थ है तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु होते हैं। तो एक परमाणु अकेला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा ऐसा नहीं है, उसके जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेंगे या तो ग्रहण करेंगे। तो हम बोलेंगे कि किसी वस्तु या बेटा पदार्थ या पिंड बोल दो आप, जो बोलना हो है ना, किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर, मतलब बेटा आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, है ना, त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, ग्रहण करने के कारण उसमें क्या आ जाता है बच्चों, आवेश उत्पन्न हो जाता है, वह आवेशित हो जाता है। ठीक है। तो आवेश आया कहां से, समझ में आई बेटा बात, आवेश कहां से आया, पदार्थ के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन देने या लेने के कारण आवेशित हो जाता है। अगर कोई पदार्थ धन आवेशित है, इसका क्या मतलब है बेटा कि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और जबकि बच्चों अगर कोई पदार्थ ऋण आवेशित है यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ध्यान रखेंगे क्या लिख रहा हूं यहां पर मैं, अगला पॉइंट की इलेक्ट्रॉन त्यागने पर पदार्थ कैसा हो जाएगा बेटा, धन आवेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। वहीं अगर कोई परमाणु या बेटा पदार्थ क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होगा बेटा, पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है बेटा, अच्छी बातें कर रहे हैं हम। बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब पता होंगी तभी तो बेटा चैप्टर की नींव मजबूत होगी और तभी आप अच्छे सवाल भी कर पाओगे। चलिए बेटा, इतनी बात समझने के बाद अब हम हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग डालना चाह रहे हैं बेटा अपन, आवेश की विशेषताएं। यहां से बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आता है बेटा, नीट और जेडब्ल्यू वगैरह में भी आ सकता है। आवेश की विशेषताएं, तो आवेश की जब हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम बिल्कुल बड़े आराम से बोल देंगे बेटा कि आवेश जो है
एक अदिश राशि है, मतलब बेटा इसमें क्या आवेश में कोई दिशा नहीं होती है। भाई इलेक्ट्रॉन गया, धनावेश आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ऋणावेश आ गया, दिशा का तो यहां कोई काम है नहीं, तो हम बोलेंगे कि यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। इसकी बेटा एसआई इकाई क्या होती है? बाकी मैंने बता दिया हूं अन्य इकाइयों के बारे में, एसआई इकाई एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। एसआई इकाई होती है बेटा कूलाम। क्या होगी? कूलाम, जिसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब एसआई इकाई कूलाम है। इसके बाद बेटा अदिश राशि है, मतलब कि इसका जोड़ना घटाना सब कुछ अदिश नियम से होगा, यानी कि ये अदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। अदिश राशि है एवं, इसी में जोड़ दे रहा हूं मैं, अदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। अदिश के बीजगणितीय नियमों, गणितीय नियमों का क्या करेंगे बेटा? पालन करता है। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद इसका मतलब क्या है? जैसे बेटा मान के चलो कहीं एक जगह है धन क्यू आवेश, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आवेश को बेटा हम या तो कैपिटल क्यू बना सकते हैं या स्मॉल क्यू बना सकते हैं। मान के चलो एक धन क्यू आवेश है और एक ऋण क्यू आवेश है, दोनों का मिलकर बेटा परिणामी आवेश कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर धन का क्यू ऋण का क्यू मतलब 0 होगा। क्यों? अदिश की गणित ही यही है बेटा। अदिश की गणित मतलब जो KG1 से लेके 10वीं तक आपने गणित पढ़ी वो पूरी अदिश की गणित है। 2 दूनी 4 अदिश होता है, 4 दूनी 8 अदिश होता है। अगर ये सदिश होता ना तो फिर हम 2 दूनी 4 नहीं बोलते, फिर बेटा हम बोलते कि ये तो उनके कोण पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। पढ़े हैं अपन ने ना 11वीं में। अगर नहीं पढ़े बेटा एक बार सदिशों की गणित जरूर अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आगे चल के भरपूर काम पड़ने वाली। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है एवं अदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करता है, मतलब बेटा इसका जोड़ना घटाना गुणा भाग सब कुछ नॉर्मल गणित के जैसे होता है। अब एसआई इकाई की बात करें तो कूलाम है। इसके बेटा विमीय सूत्र, इसका हमें पता होना चाहिए विमीय सूत्र। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने कक्षा 10वीं में विद्युत धारा तो पढ़ा होगा बेटा। विद्युत धारा जब हम पढ़ते हैं तो क्या होती है परिभाषा? धारा क्या है बेटा? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, मतलब बेटा आवेश बटे समय। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़े हो बेटा दिक्कत की बात नहीं, अभी बस ध्यान रखो आगे चल के हम विद्युत धारा की बहुत ज्यादा बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई बराबर क्या लिखते हैं बेटा हम? Q बटे टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, यहां पर I का विमीय सूत्र क्या होता है? धारा। धारा का विमीय सूत्र बेटा या तो I होता है या कभी कभी बच्चों हम इसे A भी लिखते हैं। आप I या A दोनों में से कोई एक लिख ले। T मतलब समय, समय का विमीय सूत्र तो T ही होता है। मतलब बेटा इसका जो विमीय सूत्र होगा आवेश का IT या फिर AT होगा। दोनों पता होना चाहिए बेटा, दोनों हमें पता होना जरूरी है। मतलब हम कह सकते हैं इसका विमीय सूत्र या तो बेटा हम AT लिख देंगे या तो इसी को IT। धारा को A या I दोनों में से किसी भी विमीय सूत्र से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों का इसका विमीय सूत्र। अब एक बहुत अच्छी बात सुनिए आप कि न्यूनतम संभव आवेश कितना है बेटा? न्यूनतम संभव आवेश कि दुनिया में सर कितना आवेश कम से कम हो सकता है, और क्या आवेश कितना भी हो सकता है? नहीं बेटा, न्यूनतम संभव आवेश की अगर मैं बात करूं तो आप ये सोचो एक बार अच्छे से, आवेश आया कहां से? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ गया। अगर किसी पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश आ गया। कहने का मतलब यह होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणावेश आता है, एवं यह आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है।
लेकिन बच्चों जब मैं बात कर रहा हूं न्यूनतम संभव आवेश की, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव है, कम से कम कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या बेटा आधा इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं सर, कम से कम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है। कोई भी पदार्थ एक से कम इलेक्ट्रॉन तो ना तो त्यागेगा ना तो ग्रहण करेगा, ये बात आप मानते हो। मतलब बेटा कोई भी परमाणु एक से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ही नहीं सकता, एक से कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ही नहीं सकता, यानी कि किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश हो ही नहीं सकता। अगर मुझसे कोई बोलता है कि सर न्यूनतम संभव आवेश बताइए, तो बच्चों हम बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा सा यहां पर ये साइड में जगह खाली कर लेता हूं मैं, ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सके। देखिए, हां, तो न्यूनतम संभव आवेश जो है बेटा, उसे हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसे बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं ई से। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इसे हम प्रदर्शित करते हैं ई से, और इस आवेश को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन का आवेश है इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से कम आवेश कभी हो ही नहीं सकता। या तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, दो का आएगा, तीन का आएगा, चार का आएगा, उससे कम का थोड़ी आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही न्यूनतम संभव आवेश है। तो क्या हमें इसका मान पता है बेटा? पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ऋण आवेश होता है, ये तो आप जानते हो। तो ऋण में होता है कितना? 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। लेकिन बच्चों अगर आपसे इन जनरल पूछा जाता है तो अपन ये ऋण ना भी लगाए चलता है, अपन से परिमाण की बात अगर कर रहे हैं, केवल मैं परिमाण बताना चाह रहा हूं, चिन्ह नहीं बताना चाह रहा हूं, तो हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। या तो फिर बेटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश न्यूनतम है, या तो आप बोल सकते हो सर एक प्रोटॉन का आवेश भी तो न्यूनतम होगा। ये कितना होगा भाई? जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही एक प्रोटॉन का आवेश है, लेकिन अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है और हमारे प्रोटॉन का आवेश तो बच्चों धनात्मक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़िया से देखते चलिए। अब देखिए, हमने ये तो समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश न्यूनतम आवेश है, इससे कम आवेश दुनिया में कभी हो नहीं सकता है। अब बात करता हूं मैं आवेश के प्रकार की। तो बच्चों हम जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश लिखा है, तो इसमें बच्चों कभी कभी आपको इनके द्रव्यमान भी काम पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो साइड में मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर कितना होता है बेटा? 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 kg। वहीं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 गुणित 10 की घात ऋण 27 kg। ठीक है, अगर ऋण 24 लिखे तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कभी काम पड़ जाए इसलिए मैंने बता दिया। अभी देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों क्या? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बच्चों ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक बात तो पता होगी कि यदि कोई दो समान आवेश एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी कि बेटा एक धन दूसरे धन के करीब आएगा तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे। यदि एक ऋण दूसरे ऋण के करीब आएगा तो भी बेटा धक्का मारेंगे, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि बच्चों विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि एक धन है और एक ऋण है,
तो बेटा इनमें आकर्षण होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। यानी कि विपरीत आवेशों में प्यार होता है, आकर्षण होता है, जबकि बेटा समान आवेशों में दुश्मनी होती है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो ध्यान रखें बेटा इस बात को भी। देखो छोटी छोटी बातें, हो सकता है आप में से मैक्सिमम बच्चे पहले से जानते हो, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, हमारा फर्ज है बेटा हर बात को एक बार जरूर डिस्कस करें, है ना। समान आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत आवेशों के बीच, तथा विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा बच्चों, आकर्षण। ठीक है, आकर्षण होता है। बढ़िया है बेटा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धन आवेश है और इसके करीब में धन चल जाए, या बेटा ऋण आवेश है और इसके करीब में कोई ऋण चला जाए, तो धन धन और ऋण ऋण के बीच में बच्चों क्या होगा, दुश्मनी, यानी कि प्रतिकर्षण। और जबकि वहीं अगर एक धन है और उसके करीब में बेटा कोई ऋण चला जाए, या पहला ऋण है उसके करीब में कोई धन चला जाए, कहने का मतलब कोई दो अलग अलग आवेश अगर एक दूसरे के करीब आएंगे बच्चों, तो इनके बीच में होगा प्यार, यानी कि आकर्षण। ठीक है, और इनमें बेटा इंसानों की तरह कोई अपवाद नहीं होता है। फिर चलिए देखते हैं आगे। अब और भी बहुत सारे गुण हैं अभी आवेश के, हम तो बेटा छोटी छोटी बातें करते चले जा रहे हैं। अब एक और बात है बेटा, आवेश जो होता है, आवेश का संरक्षण होता है, मतलब आवेश संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है बेटा कि आवेश संरक्षित होता है, समझाइए। तो आवेश संरक्षित होता है कहने का मतलब है, संरक्षित होना मतलब बेटा जो रक्षित है, मतलब कि जो ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें भागवत गीता में बेटा बताए हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा संरक्षित है, आत्मा कंजर्व्ड है। ये ना तो बेटा उत्पन्न होती है और ना तो नष्ट होती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे आत्मा संरक्षित है, आत्मा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती, आवेश भी संरक्षित है। आवेश बेटा ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, यह तो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। अगर किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दी तो धन आवेश आ गया, ले ली तो ऋण आवेश। देखो बेटा आवेश संरक्षित है, मतलब ये जो एक वस्तु मान लो धनावेश आया, तो ऐसा नहीं कि ये धनावेश हमने लाए, उसके अंदर पहले से था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने के कारण वह उदासीन था। लेकिन बच्चों जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें आ गया धनावेश, मतलब कि उसके पास पैदाइशी धनावेश भी था और ऋण आवेश भी था। हमने उत्पन्न नहीं किया, हमने नष्ट नहीं किया, हम तो केवल बेटा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण करते हैं। तो हम बोलेंगे सर आवेश संरक्षित होता है, अर्थात क्या होता है बच्चों, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमने द्रव्यमान संरक्षण भी पढ़ रखे हैं ना, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो सकता है। यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है।
बहुत अच्छे पॉइंट है बेटा ये, है ना, और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि ये अगर बेटा अदर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आते हैं कि निम्न में से कौन सा आवेश का गुण है या नहीं है, तब फिर आपको ध्यान रखना है कि आवेश का संरक्षण आवेश का एक गुण है। फिर एक और गुण की बात करेंगे बेटा। गुण क्या है? आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। अब ई ससरा काबला है, चलिए देखते हैं बेटा। आसान बात है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको यह समझाऊं कि आज की डेट में जो बेटा पैसा है, मनी है, वो क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत है कहने का मतलब कैश की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे आप 9.5 रुपए दो कैश, दे पाओगे क्या? नहीं सर। या तो आप मुझे 9 रुपए दे सकते हो या 10 रुपए, 9.5 रुपए नहीं बेटा, 50 पैसे तो चलते ही नहीं है। तो जैसे आज की डेट में पैसा क्वांटीकृत है, मतलब बेटा कि या तो 1 रुपए होगा, 2 रुपए होगा, 10 रुपए होगा, 100 रुपए होगा, 10.5 रुपए कुछ नहीं होगा बेटा कैश में। तो इसे ही बोलते क्वांटीकृत। क्वांटीकृत होना मतलब सहगा होना, आधा अधूरा ना होना। अगर कोई चीज सहगी है बेटा तो हम बोलेंगे कि वो क्वांटीकृत है। जैसे मान लो हम बोले कि पैसा है तो वो क्वांटीकृत है, मतलब कि वो सहगा है, 1 रुपए है, 2 रुपए, 1.5 रुपए नहीं है। क्योंकि 50 पैसा कहां से लाओगे आप, चलते ही नहीं है वो तो जैसे बेटा पैसा क्वांटीकृत है वैसे ही आवेश भी क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि आवेश या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, करोड़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कभी भी बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा कभी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सहगा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आवेश भी क्वांटीकृत है, मतलब इसे ना तो हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, इसे हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है बेटा, यह भी पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, 2 नंबर में बड़े आराम से पूछ लेता है बेटा। तो हम बोलेंगे अर्थात आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में नहीं बेटा, आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज कहने का मतलब या तो 1 2 3 4 5 6 7 10 करोड़ 10 करोड़ ऐसा बेटा, है ना। पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि आवेश क्या है बेटा, क्वांटीकृत है, यानी आवेश का क्वांटीकरण होता है। ये कभी आधे इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो बेटा इसका मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं कि संभव आवेश जो कि Q, जैसे हम Q से लिखते हैं बेटा, Q बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस, क्योंकि धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। इसको हम लिखें Ne। ई तो हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। ई क्या है बच्चों यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और वहीं अगर बेटा मैं बोलूं एन क्या है, तो एन यहां पर कोई भी पूर्णांक संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड अनंत तक आप जा सकते हो। अनंत तो बोलने की बात है बेटा, एक लिमिट तक आप जा सकते हो। कहने का मतलब यह हुआ कि आवेश हमेशा एक सहगे इलेक्ट्रॉन के रूप में ही स्थानांतरित होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, मतलब बेटा कभी भी ये टुकड़ों में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात तो बेटा अपन को याद रखनी है ना। लेकिन क्योंकि फिजिक्स बेटा बहुत तरक्की कर रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो ऐसा बताया गया है कि जो आवेश है E/3 या 2E/3 के रूप में भी चलता है। और ऐसे आवेश जो कि टुकड़ों में होते हैं, मतलब पूर्ण आवेश के रूप में नहीं होते हैं, पूर्ण इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में नहीं होते हैं, उनको हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
क्वार्क। हालांकि ये बात कभी काम नहीं पड़ेगी, आप तो बस अपने लिए याद रखें बच्चों की आवेश हमेशा कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, 2 के, 3 के, 4 के, 100 के, करोड़ के, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश संभव है। कभी कोई बोले कि बेटा 12.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो आप बोल देना कि यह संभव नहीं है, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। तो इस तरह से बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने की। चलिए एक और बात करते हैं। अगर किसी पिंड पर आवेश है और वह पिंड भाग रहा है, तो क्या बेटा उसका वेग बढ़ने या घटने से आवेश में कोई फर्क पड़ेगा? फिर से समय समझें आप ध्यान से। अगर एक पिंड है, उसमें कुछ आवेश है और वह आवेशित पिंड भाग रहा है, क्या वो धीरे धीरे भागेगा तो आवेश बेटा कम या ज्यादा रहेगा, या वो तेजी से भागेगा तो आवेश कम या ज्यादा रहेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, किसी भी पिंड का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोला बच्चों मैंने आपसे? किसी पिंड का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये अच्छी बात है बेटा, एक याद रखने लायक है, ध्यान रखें। एक और बात, अगर जैसे कोई सुचालक है बेटा, अब आगे चल के हम सुचालक कुचालक तो देखेंगे। अगर कोई चालक है और उसमें आवेश है, तो आवेश कहां पर रहेगा? कहने का मतलब, मान लो ये लोहे की रॉड है, मान के चलो, हाँ प्लास्टिक है बेटा, मान लो लोहे की रॉड है, तो इसमें आवेश क्या ऊपर सतह पर बस रहेगा या अंदर भी घुस जाएगा आवेश? तो आप जानते हो बेटा, आवेश केवल सतह पर रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी चालक की सतह पर ही आवेश उपस्थित होता है। मतलब बेटा ऊपरी पृष्ठ पर, सतह पर ही आवेश उपस्थित होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आवेश अंदर घुस जाएगा, ये बात ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें लेकिन पता होनी चाहिए। अब बच्चों मैं 3 बातें आपसे कर रहा हूं, पूरी फिजिक्स यहां हम चालू कर रहे हैं। यहां से लेके बेटा लगभग मान लो कि आप 15वें अध्याय, नहीं सॉरी बेटा 14 तो टोटल अध्याय, लगभग 10वें अध्याय तक इन बातों को ध्यान रखें। पहली बात मैं ये बोल रहा हूं कि जब कोई आवेश विराम अवस्था में है, एक आवेश है वो अपनी जगह में बेटा बैठा हुआ है, गति नहीं कर रहा, विराम अवस्था में, रेस्ट में, तो वह केवल और केवल विद्युतीय गुण ही प्रदर्शित करेगा और केवल विद्युतीय गुण ही महसूस कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, लिखते हैं इस पॉइंट को पहले कि यदि कोई आवेश, ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूं मैं, छोटे छोटे बड़े काम की बातें हैं ना। यदि कोई आवेश विराम अवस्था में हो तो वह क्या करेगा बच्चों? केवल विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है या बेटा या विद्युतीय गुण महसूस करता है, विद्युतीय गुण महसूस करता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात, बहुत काम की बात बेटा, बहुत काम की बात, कि अगर कोई आवेश विराम अवस्था में ठहरा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, तब तो सर केवल विद्युतीय गुण महसूस करेगा या विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर कोई आवेश भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है और उसका वेग बेटा एक समान है, एक समान वेग मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब त्वरण शून्य है उसका, तो बेटा हम बोलेंगे कि वह विद्युतीय गुण के साथ साथ चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करेगा और विद्युतीय गुण के साथ साथ चुंबकीय गुण भी महसूस करेगा।
जैसे बेटा मैं आवेश हूं, अगर मैं चुपचाप एक जगह में बैठा हुआ तो अभी मैं केवल विद्युतीय गुण महसूस कर पाऊंगा और विद्युतीय गुण प्रदर्शित कर पाऊंगा। लेकिन मैं आवेश हूं और मैं एक समान गति से बेटा भाग रहा हूं, तो क्या होगा, एक समान वेग से भागने का मतलब कि मेरा त्वरण 0 है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बेटा विद्युतीय गुण के साथ साथ चुंबकीय गुण भी आ जाएगा। याद रखने वाली बात है बेटा, यदि कोई आवेश क्या करता है बच्चों, एक समान वेग से गति करता है, एक समान वेग से गति करता है तो क्या बोलेंगे बेटा, यदि कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो वह विद्युतीय गुणों के साथ साथ चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है या चुंबकीय गुण महसूस करता है, या सीधे लिख लो बेटा, प्रदर्शित करता है या महसूस करता है या अनुभव करता है, जो लिखना हो बेटा लिख सकते हो, अनुभव करता है। अब तीसरी बात देखो, एक समान वेग से गति कर रहा है मतलब इसका त्वरण कितना है बेटा, शून्य है ना। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और एक समान वेग मतलब वेग बदल ही नहीं रहा, परिवर्तन शून्य होगा उसमें, इसलिए त्वरण शून्य लिख रहा हूं मैं। अगली बात सुनो, एक आवेश सर विराम में था, केवल विद्युतीय गुण प्रदर्शित कर रहा था या महसूस कर रहा था। अगर वह एक समान वेग से भाग रहा है तो वह विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों महसूस करेगा या दोनों प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर वह एक समान वेग नहीं बेटा, अगर वह परिवर्ती वेग से भाग रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसका क्या है बच्चों, त्वरण है, यानी कि उसका वेग लगातार बदल रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो वह विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। जैसे मान के चलो बच्चों, मैं हूं एक आवेश और मैं एक समान गति से क्या कर रहा हूं, एक समान गति से नहीं बेटा, मैं भाग रहा हूं परिवर्ती गति से, यानी त्वरित गति से, यानी कि मेरा वेग लगातार बदल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, विद्युतीय क्षेत्र भी प्रदर्शित करूंगा, विद्युतीय प्रभाव भी प्रदर्शित करूंगा, चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करूंगा, और बेटा मैं विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करूंगा। चलिए इस बात को हम थोड़ा पहले लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे बेटा, यदि कोई आवेश, देखो बेटा एक एक पॉइंट आराम से समझा रहा हूं मैं और पूरे पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा मेरे वीडियो में टाइम भी ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ आप पेशेंस से देखेंगे, धैर्य से आप देखते रहेंगे तो गारंटी मानिए कि आपको एक भी डाउट नहीं आने दूंगा। यदि कोई आवेश परिवर्ती वेग से परिवर्ती वेग से परिवर्ती वेग बोल दो बेटा, या फिर बोल दो त्वरित गति करता है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक है। त्वरित गति मतलब कुछ ना कुछ उसका त्वरण है, मतलब कि त्वरण शून्य नहीं है, करता है, तो वह विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित या अनुभव करने के साथ साथ क्या करेगा बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है।
अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बेटा, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, केमिस्ट्री में हो सकता है आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये जा रहा है कौन, आवेश। कौन भाग रहा है बेटा, ये आवेश भाग रहा है। मान के चलो ये अपना Q आवेश है बेटा, और ये Q आवेश धनात्मक है और इस दिशा में मान लो भाग रहा है। तो बच्चों ये क्या करेगा, जब ये भागेगा विद्युतीय गुण भी आएंगे, चुंबकीय गुण भी आएंगे और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी आएंगे। लेकिन बच्चों जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी दिशा मैं बता रहा हूं, उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो इस तरह की है, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह की होगी। ये हो गई मान लो क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये होगी बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी कहने का मतलब है कि आवेश जिस दिशा में गति करेगा उसके लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और उन दोनों की लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। कुछ इस तरह से बेटा, मान लो मैं हूं आवेश, मैं इस तरफ गति कर रहा हूं, ये हुई मेरी गति की दिशा, ये है मान लो बेटा मेरा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया बेटा मेरा क्या, विद्युत क्षेत्र, और मैं इस तरह से गति कर रहा हूं। तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या, जब आवेश गति कर रहा है तो ये बना क्या उसका, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, और ये हो गई गति की दिशा। इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं बेटा, जिनको हम एक अलग से अध्याय ही है आपका 12वीं में फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंगे, हालांकि केमिस्ट्री में भी आपने थोड़ा बहुत 11वीं में पढ़ के जरूर आए होंगे। तो 3 बातें थी बहुत काम की, एक बार रिवाइज करते हैं तीनों को। यदि कोई आवेश विराम अवस्था में है तो वह केवल और केवल विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगा या विद्युतीय गुण महसूस करेगा। यदि कोई आवेश एक समान वेग से गति करता है तो वह विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी प्रदर्शित करेगा या महसूस करेगा। यदि कोई आवेश एक समान वेग से नहीं बेटा, परिवर्ती वेग से, यानी कि त्वरित गति करता है, इसका अर्थात उसका त्वरण बेटा शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ त्वरण है, मतलब वेग लगातार बदल रहा है, तो वह विद्युतीय क्षेत्र भी देगा, चुंबकीय क्षेत्र भी देगा और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है, हालांकि ये बातें अपन आगे चल के और ज्यादा डिटेल में करेंगे बेटा, है ना। चलिए अब कुछ और बातें देखते हैं भाई, छोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं तो कुछ कुछ और बातें देखें हम। अब आवेश क्या होता है ये तो बेटा हमने समझ लिया, आवेश कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, सब देख लिया अपन ने। अब मैं बात कर रहा हूं कि कुछ पदार्थ ऐसे देखे गए जिनमें आवेश गति कर पा रहा था, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे देखे गए जिनमें आवेश गति नहीं कर रहा था बेटा, एक जगह बैठ गया था। मान लो ये धातु है, तो धातुओं को बेटा हम सुचालक कहते हैं। तो सुचालक में जब कोई आवेश मैंने दिया, मान लो बेटा इसमें मैंने एक आवेश मारा, एक आवेश मैंने इस पे दिया, तो आवेश इस पे बैठा नहीं रहेगा बेटा, एक जगह में गति करेगा, पूरे में घूमेगा। वहीं अगर मान लो ये अधातु है, यह बेटा कुचालक है, या जिसको हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, तो इसमें जब मैंने आवेश दिया तो आवेश भागा नहीं बेटा, आवेश एक जगह बैठा रहा। जैसे एक प्लास्टिक की चेयर है, या लकड़ी है, या रबर है, उसमें अगर आप आवेश डालोगे तो आवेश भागेगा नहीं बेटा, आवेश एक जगह में बैठा रहेगा, इसलिए उसमें हमें करंट नहीं लगता है। जबकि अगर धातु का कोई टुकड़ा है तो बेटा क्या होगा, सुचालक अगर कोई है उसको आवेश दोगे तो आवेश बैठा नहीं रहेगा सर, वो तो भागेगा, पूरे में फैल जाएगा। मान लो ये रॉड है, इसमें मैंने कुछ आवेश डाल दिया तो आवेश एक जगह नहीं बैठा रहेगा, पूरे में फैल जाएगा, और इसलिए इसमें हमें करंट लग जाएगा। तो आवेश फैलेगा या नहीं फैलेगा इसके आधार पर 2 प्रकार के पदार्थों की मैं बात कर रहा हूं बेटा, एक होते हैं सुचालक और दूसरे होते हैं बच्चों, आपने नाम तो सुना ही होगा, कुचालक। बचपन से जानते हो आप इनके बारे में, कोई नई नई बातें नहीं है बेटा, बस लेकिन एक बात जरूर देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें, कुछ नई बातें भी हो सकता है आपको मिल जाए। सुचालक क्या होते हैं, तो हमने बोले जो विद्युत धारा प्रवाहित करते। क्यों करते हैं सर, क्यों करते, क्योंकि इसमें बेटा आवेश घूम पाता, आवेश घूम रहा है मतलब कौन घूम रहा है सर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, मतलब इसमें बहुत अधिक संख्या में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होता है, अत्यधिक संख्या में क्या होंगे बेटा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो आप ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर सुचालक है मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही, मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब कि बेटा उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है।
इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र रहेंगे, आजाद रहेंगे, तभी तो भागेंगे। इलेक्ट्रॉन भागेंगे मतलब कौन भागेगा? आवेश भागेगा। आवेश भागेगा मतलब कौन भागेगा? धारा भागेगी। विद्युत धारा भागेगी मतलब वो पदार्थ क्या कहलाएगा बेटा? सुचालक कहलाएगा। लेकिन कुचालक में क्या है? आवेश भागता नहीं सर। क्यों नहीं भागता? क्योंकि इसका आवेश स्वतंत्र नहीं है सर, भागने के लिए आजाद नहीं है। यानी कि इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, नगण्य होते हैं, बहुत कम, या बेटा आप बोल सकते हैं नगण्य स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण आवेश जो है एक जगह में रखा नहीं रहेगा बेटा, पूरे में फैल जाएगा। कौन फैलाएगा? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फैलाएंगे। आवेश सुचालक के संपूर्ण पृष्ठ पे, हां यह भी बात याद रखना बेटा, फैल जाएगा मतलब अंदर नहीं घुस जाएगा उसके, केवल पृष्ठ पे फैला रहेगा। सुचालक के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। इसमें क्या होगा बेटा? फैल नहीं पाएगा सर। इसमें क्या होगा? आवेश अगर हमने दिए तो इसमें आवेश कुचालक के पृष्ठ पर नहीं फैलता है, कुचालक में स्थिर अवस्था में रहता है, मतलब फैल नहीं पाता है बेटा पूरे में, है ना, स्थिर अवस्था में रहता है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम सुचालक में? कि आवेश फैल गया। आवेश फैल गया मतलब आवेश दौड़ा, भागा, कूदा। आवेश दौड़ा मतलब बेटा धारा प्रवाहित हुई। मतलब इसमें बोलेंगे कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, आसानी से प्रवाहित होती है। जबकि बच्चों जो हमारा दूसरा वाला है, इसमें क्या बोलेंगे हम? कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब विद्युत धारा में बहुत ज्यादा रुकावट आती है। रुकावट को क्या बोलते हैं बेटा हम? प्रतिरोध। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कैसा होगा बेटा? कम होगा। जबकि बाजू वाले में क्या बोलेंगे? कि इसका प्रतिरोध कैसा होगा बच्चों? अधिक होगा। प्रतिरोध कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है। अब उदाहरण बेटा सुचालक में लिख लो आप लोग। उदाहरण के तौर पर सभी धातुएं, इसके अलावा धातु में बेटा क्या होगी? धातु में ग्रेफाइट भी लिख सकते हो आप। सभी धातुएं एवं ग्रेफाइट भी लिख सकते हो आप। यहां लिख लो बेटा उदाहरण रबर, प्लास्टिक लिख लो, प्लास्टिक। और प्लास्टिक के अलावा आप लिख सकते हो लकड़ी। ये सब बेटा क्या है? कुचालक। हमारा शरीर क्या है बच्चों? हमारा शरीर सुचालक है क्योंकि इसमें आवेश होता है ना, ऋण आवेश होता है। तो इस तरह से बेटा सुचालक और कुचालक हमने बचपन से जानते हैं। इसके अलावा एक और अर्धचालक भी होते हैं जो दोनों के बीच वाले होते हैं। उनकी बात बेटा आप लास्ट चैप्टर में, आपके लास्ट चैप्टर का नाम ही अर्धचालक है ना, वहां पर बहुत डिटेल में करते हैं। चलिए अब इस तरह से बेटा सुचालक और कुचालक दो प्रकार के पदार्थ हमने पढ़ लिए। अब सर अगर कोई वस्तु मेरे पास है, एक पिंड मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि इसको आवेशित करूं, कैसे करूंगा सर? कैसे करूंगा? करेंगे बेटा। तो हम यहां पर देखने जा रहे हैं किसी पिंड को आवेशित करना, कि हम कैसे किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को आवेशित करेंगे। तो बेटा ये 5 तरीके हैं, बहुत बड़े तरीके नहीं है, देखते चलो आसान आसान। पहला है ऊष्मीय आयनिक प्रभाव, दूसरा है बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा है घर्षण, चौथा सुचालन और पांचवा है प्रेरकत्व। तो पहला देखते हैं बेटा हम। पहला हम क्या कह रहे हैं बच्चों? यहां पर पहला बोल रहे हैं ऊष्मीय आयनिक प्रभाव। तो इसमें होता क्या है? हमने एक धातु का टुकड़ा लिया। क्या करे बेटा? ये एक धातु का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं बेटा? गर्म कर रहे हैं। इस धातु के टुकड़े में ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब बच्चों इसको क्या कर रहे हैं अपन?
अच्छी तेज गर्म कर रहे हैं। तो जब इसे हम देंगे क्या, ऊष्मा, है ना, इसे क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे, तो ऊष्मा पा करके इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी बेटा, और ऊर्जा बढ़ने के कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से सतह में कौन सा आवेश इकट्ठा हो जाएगा, ऋण आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, सतह में कौन सा आवेश आ गया बेटा, ऋण आवेश, तो उसके अंदर तरफ कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। अगर देखो दो वस्तु है, एक में ऋण है तो उसके संपर्क वाली दूसरी वस्तु में उतना ही धन होगा। इस बात को अभी आगे और देखते हैं अपन। दूसरा तरीका है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये तो बेटा हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, हालांकि इसका पूरा एक चैप्टर भी अपन पढ़ेंगे अभी आगे चल के। मान के चलो बेटा आपके पास कोई धातु है, फिर से इस बार क्या है बच्चों, आपके पास एक धातु है, और इस धातु पर आप प्रकाश, मतलब बच्चों सूर्य का प्रकाश आपतित करते हो। क्या लाके टकरा रहे हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश, यानी कि जैसे हम बोलते हैं फोटोन। यहां से आपने बेटा क्या पहुंचाए, फोटोन पहुंचाए। फोटोन मतलब सर ऊर्जा का पैकेट पहुंचाए। ऊर्जा की पैकेट के कारण इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई कि इसका जो सतह का इलेक्ट्रॉन था बेटा ऊर्जा पाकर के बाहर भाग गया, और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बाहर चला गया। इससे बेटा ये धातु क्या हो गई, धन आवेशित हो गई। आया समझ में। तो इस तरीके से प्रकाश के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा बेटा तीसरा और सबसे ज्यादा काम का तरीका घर्षण। आपने बेटा बचपन में देखा होगा कि आप एक स्केल लो, अपने बालों में बेटा ऐसे रगड़ो, रगड़ने के बाद इसको एक बहुत हल्का सा कागज का टुकड़ा लो। ऐसा नहीं बेटा कि खुद के पास ले जा रहा है, मैं आकर्षित होऊंगा कि नहीं। एक छोटा सा हल्का सा कागज का टुकड़ा लो, आप ऐसे रखोगे तो वो टुकड़ा इसके पास आएगा। बचपन में ऐसे खेल खेले होगे आपने। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जब मैं इस स्केल को यानी कांच को बालों में रगड़ता हूं तो बेटा कांच इससे स्केल से इलेक्ट्रॉन बालों में चले जाते हैं, यानी कि ये जो कांच है ये धनावेशित हो जाता है, इसमें आवेश आ जाता है और कागज के टुकड़े को ये अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर देता है। फिर बेटा इसी प्रकार आप एक काम कर सकते हो, एक कांच की छड़ लो, कांच की छड़ में बेटा ऐसा रेशम लेके रगड़ो, ठीक है, घर्षण कराओ। जैसे मान के चलो ये रेशम का कपड़ा है और बेटा ये कांच की छड़ है, इसको अपन ने इस तरह से ऐसे रगड़े बेटा। रगड़ने से क्या हुआ, कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए, कांच में आ गया धनावेश और बेटा रेशम में क्या आ गया, ऋणावेश। तो इस तरह से घर्षण जब कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन किससे बेटा, कांच से किस में चले गए, रेशम में चले गए, रेशम में आ गया ऋणावेश, कांच में आ गया धनावेश। ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं, आप ऊन ले लो बेटा, ठीक है, ऊन ले लो और उसको एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की एक छड़ होती है, उसमें घर्षण कराओ, तो उससे ऊन जो रहेगा वो धनावेशित हो जाएगा। ऊन से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, उस छड़ में। तो इस तरह से बेटा दो वस्तुओं के बीच जब हम घर्षण कराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखो मान लो ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, अपन ने बेटा इसको रगड़े तो क्या हुआ, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में चले गए, तो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ गया और इसमें बेटा 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें 100 ई कूलाम आवेश है धन वाला, और इसमें बेटा 100 ई कूलाम आवेश है ऋण वाला। समझ में आई बात। यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण से उनमें आवेश उत्पन्न किया जाता है तो जितना एक वस्तु में धन आवेश आता है उतना ही दूसरी वस्तु में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस घर्षण को बेटा अपन देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। घर्षण मान के चलो बेटा हमने क्या बोले कि हमारे पास एक कांच की छड़ है, ये है बेटा कांच की रॉड, ठीक है, कांच की छड़, और इसको बेटा किससे घर्षण कराया जा रहा है, इसको बेटा एक कपड़े से, हम किसके कपड़े से, रेशम के कपड़े से क्या कर रहे हैं बेटा, घर्षण कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जो कांच है उससे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है जो कांच से कहां जाएगा, रेशम में। इसके कारण जो कांच की छड़ थी आपकी, जो कांच की बेटा छड़ थी, इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसमें आ गया धन आवेश। इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या आ गया बेटा, इसमें धनावेश। और जबकि बेटा जो रेशम था, रेशम जो था
इसमें आ गया है बेटा कौन सा आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अच्छा, जितना धन है, ऐसे नहीं बेटा धन के निशान ज्यादा दिख रहे हैं ऋण के कम, वो तो ऐसे ही बना दिया मैंने, आप ध्यान रखो जितना धन आएगा उतने ही दूसरे में ऋण आएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना कि जितना कांच का धन आवेश होगा बेटा, कांच का धन आवेश होगा, उतना ही बच्चों रेशम में ऋण आवेश होगा, रेशम का ऋण आवेश होगा। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं यार। अब एक और काम करो, आप ले लो बेटा ऊन। ये क्या ले लिए बच्चों आपने, ऊन। ठीक है, इसमें एक एबोनाइट की छड़ से रगड़े, सॉरी बेटा ऊन से रगड़े एबोनाइट की छड़ में, क्या है ये, एबोनाइट की छड़। अगर आपको एबोनाइट की छड़ देखने का मन कर रहा है तो गूगल करके देख लें बेटा, चित्र दिख जाएगा, है ना। तो क्या होगा जब रगड़ेंगे यानी कि घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने से क्या होता है, जो ऊन है उससे इलेक्ट्रॉन बेटा कहां चले जाएंगे, एबोनाइट की छड़ में। इससे जो आपका ऊन था बेटा उसके आसपास धन आवेश हो जाएगा, किसमें बच्चों, ऊन में। और वहीं जो एबोनाइट की छड़ थी उसमें आ जाएगा क्या, उतना ही ऋण आवेश। तो ये ध्यान रखें बेटा कि दो वस्तुओं के बीच में जब घर्षण करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने के कारण वे आवेशित हो जाते हैं। जितना एक वस्तु में धन आवेश आता है उतना ही दूसरी वस्तु में ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, अब अगला तरीका है बेटा सुचालन। क्या है अगला तरीका, सुचालन, और लास्ट होगा प्रेरकत्व। तो फिलहाल बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, सुचालन की। थोड़ा यहां अलग से चलते हैं। तो सुचालन में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, सुचालन, सुचालन में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कोई पिंड है मान लो जो उदासीन है। मान के चलो बच्चों ये कोई धातु का पिंड है जो कि अभी फिलहाल कैसा है, उदासीन है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है। ठीक है बेटा, अब कोई आवेश नहीं है लेकिन हमने एक छड़ लाए, एक बेटा जादुई छड़ लाए। ठीक है, ये हमने एक छड़ इसके करीब लाए और इस छड़ में मान लो धन आवेश था, या बच्चों मान लो इस छड़ में ऋण आवेश था। धन मान लो आप, धन आवेश से छड़ लाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमें जिस पिंड को क्या करना है बच्चों, आवेशित करना है, जो उदासीन पिंड है जिसको आवेशित करना है उसके पास एक धन आवेश से छड़ ले जाओ, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, उदासीन पिंड के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो भागेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो ये धन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यानी ऋण को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, इसमें ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, इस तरफ क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, और जबकि दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बेटा, इसमें धन आवेश। कुछ बात आ रही समझ में, यानी कि जब मैं किसी चालक पर किसी अन्य आवेशित चालक से आवेश उत्पन्न करता हूं तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सुचालक कहते हैं, सुचालन, सॉरी क्या कहेंगे बेटा इसको हम, सुचालन। ठीक है, और तीसरा है सॉरी आखिरी तरीका क्या है, प्रेरकत्व। अच्छा, इसको ऐसे भी समझो आप, हालांकि प्रेरकत्व और सुचालन का ना काम ऑलमोस्ट एक सा है, थोड़ा थोड़ा एक सा है। इस बात को ऐसे भी समझे अपन कि अगर हम क्या करते बेटा, जैसे ये धन, पहले तो मेरे पास ये पिंड कैसा था, उदासीन था। ये पिंड था बच्चों हमारे पास कैसा, उदासीन, है ना, मतलब इसके ऊपर अभी तो कोई आवेश वगैरह नहीं था। थोड़ा ध्यान से समझो, अभी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। अब मैंने ये धन आवेशित रॉड इसके संपर्क में ले गया। ठीक है बेटा, एक काम करो आप, ऐसे दूर से नहीं, प्रेरकत्व तो हो गया बेटा ये एक्चुअल में, हमने क्या करे, एक धातु की छड़ ले गए और ऐसे पास में नहीं बेटा ले जाके चिपका दिए। इसको क्या करे, चिपका दिए। ये जो छड़ थी पहले से इसमें क्या था, धन आवेश। क्या था बच्चों, पहले से इस छड़ में धन आवेश था। जब इसको चिपकाए तो क्या हुआ, हुआ ऐसा कि इसका जो धन आवेश है कुछ मात्रा में इसमें चला गया, क्योंकि ये भी सुचालक है,
ये कैसा है बच्चों हमारे पास? सुचालक। और बेटा ये भी कैसा है? सुचालक। सुचालक, ठीक है, दोनों जनी सुचालक है। तो अब क्या होगा बेटा? ये भी सुचालक, ये भी सुचालक, तो इसका जो धनावेश है इसमें फैल जाएगा। तो इसका धनावेश कुछ मात्रा में इसमें फैल जाएगा, यानी कि जो पिंड था अपना बेटा, क्या था अपने पास? जो पिंड था वह क्या हो जाएगा बेटा? धन आवेशित हो जाएगा। तो जब मैं किसी आवेशित चालक को उदासीन चालक के संपर्क में ले जाता हूं, एक मान लो बेटा उदासीन चालक है, ये आवेशित चालक है, इनको टच करते हैं तो इसका आवेश उसमें चला जाएगा, इसी को सुचालन कहते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात और सुनो, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। मान के चलो ये होता एक बेटा गोला है, ये धातु का गोला है, गोला बेटा गेंद जैसा है ना, बॉल जैसा, और इसमें है कुछ धन आवेश। मान के चलो बेटा इसमें 10 धन आवेश हैं। ये हो गए 3 2 5 6 7 8 9 10, ये 10 धन आवेश है। और इतना ही बड़ा, सेम टू सेम इतना ही बड़ा दूसरा चालक है, जो कि कैसा है बच्चों? अभी उदासीन है। उदासीन है, सेम टू सेम, दोनों का आकार बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस धन आवेशित को इसके संपर्क में ले गया बेटा। तो जैसे ही मैंने इसके संपर्क में ले गया, इसका धन आवेश उसमें चढ़ जाएगा। कितना जाएगा? तो देखो, कभी भी बेटा अगर दोनों का आकार बराबर है तो टच करने पर दोनों पे आवेश भी बराबर होगा। कहने का मतलब 10 धन आवेश है तो अब दोनों में 5-5 धन आवेश आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों? 5-5 धन आवेश आ जाएंगे, दोनों पर बराबर रूप से बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर सुचालक का आकार समान हो, आवेश दोनों में समान रूप से बट जाता है। अगर 10 ठो धन आवेश थे तो एक में हो गए बेटा 5 ठो धन आवेश, और इसी प्रकार से बच्चों दूसरे में हो गए क्या? 5 धन आवेश। तो यदि आकार समान होता है तो इसको अपन अभी देखते हैं, ये लिख लें आप। क्या लिखेंगे बच्चों हम? यदि दो चालकों का आकार समान होता है, आकार समान, आकार तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलो बेटा, है ना, समान होता है, तो क्या होगा? तो उनमें आवेश समान रूप से बढ़ जाता है। उनमें आवेश समान रूप से बढ़ जाता है। लेकिन सर अगर आकार बराबर नहीं रहा तो? बट जाता है। अगर बच्चों आकार नहीं रहा बराबर, फिर क्या करेंगे? जो बड़ा रहेगा उसके पास ज्यादा आवेश आएगा, और जो छोटा रहेगा उसके पास कम आवेश आएगा। अगर बेटा आकार समान ना हो तो मैंने क्या बोला? जो बड़ा रहेगा उसमें आवेश अधिक मात्रा में आएगा, और जो छोटा रहेगा बेटा उसमें आएगा आवेश कम मात्रा में। ठीक है, अच्छा, बात निकली है तो ऐसा भी समझ लो। अगर बच्चों हमने बोले क्या, एक सुचालक है, ये एक सुचालक है, ठीक है, सुचालक या चालक भी बोल सकते हो आप, बात एक ही। एक चालक है, अगर ये गोलाकार है तो गोलाकार मतलब हर तरह से सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो जब बच्चों इसमें मैंने कोई आवेश लाके फेंका, सुचालक है तो इसमें आवेश एक जगह में नहीं रखा रहेगा, पूरे में फैलेगा, और बच्चों पूरे में समान रूप से फैलेगा। कैसा फैलेगा? समान रूप से फैलेगा। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, अब भी कुछ बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आएगा। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सा है तो समान रूप से फैलेगा। लेकिन बच्चों अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास जो धातु सुचालक है वो कैसी है बेटा? कुछ इस तरह की है, इस तरह की। अब बताओ इसमें आवेश सब जगह बराबर फैलेगा क्या? नहीं बेटा। इसमें क्या होता है, जहां नुकीले सिरे होते हैं, जहां पर नुकीले सिरे होते हैं वहां आवेश अधिक होता है, और जहां बेटा नुकीले सिरे नहीं है वहां आवेश कम होता है। कहने का मतलब यहां पर आवेश थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर भी ज्यादा होगा, यहां पर भी ज्यादा होगा, यहां पर बेटा थोड़ा कम कम यानी दूर दूर होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि, ये भी आप लिख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, यदि कोई चालक, यदि किसी चालक, कोई नहीं बेटा किसी, यदि किसी चालक का पृष्ठ
एक समान नहीं होता है तो, एक समान नहीं होता है तो उसके नुकीले किनारों में आवेश अधिक होता है। किनारों में आवेश अधिक होता है। कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं? बहुत अच्छी बात है, बताता हूं थोड़ा सा एक उदाहरण से। मान के चलो बच्चों, ये मेरे पास एक नोटबुक है, कॉपी है बेटा। इसमें हमने क्या किया, ये चालक है मान लो, अभी तो ये कुचालक होती है हालांकि, लेकिन मान लो ये एक धातु की परत है। इसमें मैंने आवेश लिया, फेंका बेटा, ओम बूम बूम स्वाहा। आवेश फेंका तो आवेश एक जगह बैठा रहेगा तो ये कुचालक होगा। लेकिन बेटा क्योंकि मैं इसको सुचालक मान रहा हूं तो आवेश एक जगह नहीं बैठेगा, पूरे में फैलेगा। क्या पूरे में एक समान फैलेगा? बिल्कुल नहीं बेटा। यहां तो एक समान रहेगा, लेकिन इन नुकीले किनारों में बेटा यहां पर आवेश अधिक मात्रा में रहेगा, यहां पर आवेश कम मात्रा में रहेगा, लेकिन बेटा इन किनारों में आवेश अधिक मात्रा में, और ये जो नुकीले किनारे हैं इनमें तो बहुत अधिक मात्रा में आवेश रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए बेटा, फिर और बात करते हैं अपन, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। अब लास्ट है प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व में क्या करते हैं बेटा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो मेरे पास एक कोई उदासीन पिंड है, जो बेटा इसके पहले मैंने हल्का सा बता दिया था आपको, वही है ना। सुचालन में क्या है, टच कराना पड़ता है, और प्रेरकत्व में दूर से दिखाना पड़ता है, मतलब लुभियाना पड़ता है ना, बस दूर से दिखाओ और मजे लो। तो ये है बेटा एक कोई सुचालक है जो कि उदासीन है ना। ये क्या है आपका, उदासीन सुचालक। सुचालक तो क्या होगा बेटा, सुचालक होगा क्या, जब ये उदासीन सुचालक के थोड़ा नजदीक मैं एक क्या ले जाऊंगा, धन आवेशित छड़, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेगा, खींचेगा। इसके इलेक्ट्रॉन सारे बेटा धन आवेश क्या करेगा, ऋण आवेश को खींचेगा। तो इस तरफ हो जाएगा ऋण आवेश, और बच्चों इस तरफ आ जाएगा क्या, धन आवेश। तो इस प्रकार किसी एक आवेशित चालक की मदद से उदासीन चालक में आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है बच्चों, प्रेरकत्व। तो हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों बेसिक है इसलिए पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बेटा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। हमने केवल आज एक ही बात सीखी, आवेश। आवेश क्या होता है, इसकी क्या क्या गुणधर्म है, विशेषताएं हैं, और क्या कैसे ये फैलता है, कैसे ये गति करता है, दौड़ता है, भागता है, क्या क्या करता है, सब बातें कर लिए। फिर बेटा अगले लेक्चर में आज के लेक्चर से जुड़े हुए टॉपिक से कुछ सवाल हम करके, मतलब कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, है ना, आसान रहेंगे। तो इसके लिए बेटा आप अगला लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपसे सवाल भी बनने लगे।